आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ मास लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपल सा लॉ है। जैसे लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी गिव्स द प्रोडक्ट। इट गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। के क्या है? के है हमारा रेट कांस्टेंट। के है रेट कांस्टेंट। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने कल पढ़ा था कि जो रेट है ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उन रिएक्टेंट्स की एक पावर होगी, और जो पावर होगी जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो भी कोफिशिएंट 2 3 1 वट एवर, दैट विल गोज टू द पावर those coefficients which are in the balance equation, the coefficients of reactant which are appeared in the balance chemical equation, present in the balance chemical equation, these coefficients will be present in the rate law expression, will be present at the rate law expression. This is called law of mass action. ये है law of mass action. मैं रिपीट करता हूँ, law of mass action says that कि whenever we represent the rate, ये लॉ क्या कहता है कि जब भी हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रेट क्या होती है? के विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रेज सम पावर। जो रिएक्टेंट होती है उनकी कंसंट्रेशन, उनकी पावर होती है, वो पावर वही होगी कंसंट्रेशन की जो उनके कोफिशिएंट्स हैं। जो भी कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन में हमें दिख रहे हैं, जो भी कोफिशिएंट्स बैलेंस इक्वेशन में दिखते हैं, वही कोफिशिएंट रेट लो में आ जाएंगे। मतलब जब भी हम रेट लिखेंगे, रेट बराबर में के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर विल बी सम पावर, वो पावर वही होगी जो उनके कोफिशिएंट किसमें लगेगा? बैलेंस इक्वेशन में। अगर बैलेंस इक्वेशन में यहाँ 1 होता तो आप ऑटोमेटिक यहाँ भी 1 लिखते। 1 का मतलब 1 ही होता है। यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ भी 2 हो जाता। तो ये हम कह रहे हैं कि ये मास सेक्शन है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपल सा लॉ है, और ये लॉ यहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पे नया लॉ लगता है, इसका नाम है रेट लॉ। ये लॉ यहाँ पे फेल है। कहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स में फेल है, इसलिए हम नया लॉ पढ़ते हैं, इसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ कहता है, रेट लॉ सेज दैट जो रेट होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट तो होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट होता है, लेकिन जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोफिशिएंट है ए, यहाँ पे कोफिशिएंट है बी। मास एक्शन तो ये कहता है कि जो यहाँ कोफिशिएंट है वही पावर लगा दो। मास एक्शन तो कहता है कि जो कोफिशिएंट है वही पावर लगा दो, लेकिन रेट लो कहता है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि वही हो जो बैलेंस इक्वेशन में। जैसे बैलेंस इक्वेशन में ए है, बट हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। अल्फा ए के इक्वल हो भी सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ हम बी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे बीटा। रेट लॉ यही कहता है कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, वो कोफिशिएंट कंपलसरी नहीं होते कि वही हो जो बैलेंस इक्वेशन में है। अगर कंपलसरी नहीं है कि वही वही होंगे तो पता कैसे चलेगा कौन से होंगे? तो उसके लिए हम करेंगे न्यूमेरिकल। हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा कि कौन अल्फा है और कौन बीटा होगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो रेट लॉ है वो हमें बेटर इंफॉर्मेशन देता है। इट गिव्स अस बेटर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे चलता है। जो रेट लो है इट इज इम्प्लीमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन था ये किस वैलिड है? थ्योरेटिकल वैल्यूज। मतलब ये एक तरह से थ्योरेटिकल है, लेकिन जो रेट लो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसमें जो कोफिशिएंट वही आएंगे जो एक्चुअल में होने चाहिए, जो एक्चुअल में होने चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 लो हैं। एक लो तो कहता है कि रेट लिखते समय वही कोफिशिएंट लिख दो जो बैलेंस इक्वेशन है। दूसरा कहता है नहीं, पहले फाइंड करो एक्सपेरिमेंटली फिर लिखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे तो हो सकता है वो बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि दोनों लॉ में से कौन सा लॉ बेटर होगा? आपने 2 लॉ पढ़े हैं, एक पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा है रेट लॉ। तो क्या लगता है कौन सा लॉ ज्यादा बेटर होगा फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल्स? यहाँ पे 2 लॉ आपके सामने, एक है रेट लॉ
जिसमें हम वो कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं जो एक्चुअली फाइंड होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ट्राई करें। यस, बिल्कुल सही। रेट लो, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो लगेगा वो रेट लो लगेगा, ठीक है, रेट लो। तो रेट लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब रेट लो के बाद मैंने आपको एक टर्म बताया था कि जो हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल बताया था कि आज पढ़ना है। वो टर्म थी, वो टर्म है ऑर्डर। कोई है जो बच्चा जानता है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकता है कि ऑर्डर का मतलब होता है क्या। क्योंकि अगर ऑर्डर आपको निकालना है तो आपको रेट लो चाहिए, और रेट लो आपके सामने लिखा हुआ है। और रेट लो अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? तो आप लिखोगे ऑर्डर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ पावर, सम ऑफ द पावर। किसकी पावर? जो ये रिएक्टेंट है उनकी पावर का सम ऑफ द पावर टू विच, जिसके साथ क्या है, टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। कि जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना रिएक्टेंट की, जैसे रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है अल्फा, और एक के ऊपर दे रखी है बीटा। उनको अगर सम कर दो, उनका क्या कर दो, प्लस कर दो। उस प्लस को हम क्या बोलते हैं? उसी प्लस को बोलते हैं ऑर्डर। लेकिन ये रेस कहाँ कर रखी है? रेस तो यहाँ भी है, ये पावर तो यहाँ भी रेज है ए और बी, लेकिन हमने मास एक्शन की नहीं लेनी, हमने मास एक्शन से ऑर्डर नहीं निकालना। हमने ऑर्डर निकालने के लिए जो सम करना है वो रेट लो का करना है, क्योंकि मास लो तो यहाँ फेल है। और आपने बता दिया कि मास एक्शन से बेटर है रेट लो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज, लेकिन किसमें? इन रेट लो इक्वेशन। जो रेट लो की इक्वेशन है ये वाली, क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करते हैं? टू एक्सप्रेस ऑब्जर्व। जो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जा रही है, इसकी हेल्प से, लो, रेट लो की हेल्प से लिखी जा रही है। उस रेट लो में जो ये कोफिशिएंट्स हैं अल्फा बीटा, इनको ऐड कर दो, यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर है। तो सिंपल सी बात है, यही ऑर्डर क्या है? सम ऑफ द पावर्स, ठीक है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, कि हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, कि एक रेट है, रिएक्शन लिखी है मैंने पहले, N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2, रेट लिखी ये। अगर ये रेट लिखी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन? प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। यू मस्ट टेल द आंसर। क्या आंसर हो सकता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। वैसे फ्रैक्शनल का मतलब 1/2, 3/2, 5/2, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो इसकी ऑर्डर क्या रहेगा? बिल्कुल सही। अगर आपको दिख रहा है कि इस रिएक्शन के ऊपर कोई कोई पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो पावर 1 है, वो पावर 1 है, वो पावर 1 है। तो आप इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बोलोगे? कि इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है, इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 है। देखो, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की पावर लेते हैं, ना कि प्रोडक्ट की पावर नहीं लेनी, प्रोडक्ट की पावर नहीं लेती यहाँ पे। लेकिन ऑर्डर में वैसे बता रहा हूँ कि ऑर्डर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगी। वैसे आपको तो सिलेबस में सिर्फ 1, 2 ही रहेगा, 0, 1, 2 ही रहेगा, लेकिन 3 और फ्रैक्शन भी हो सकती हैं। ये मैं सिर्फ पॉसिबल करा कि हो सकती थी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था 1। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 1 है, कि जो पावर है वो ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि ऑर्डर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, H2 प्लस 2H2HBr, और मैं आपसे इसका रेट लिख के दे रहा हूँ
रेट इज इक्वल टू के H2 का हाफ। तो देखो अब मैंने आपको रेट लो में ये बताया था कि जरूरी नहीं, आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा था, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था, यहाँ पे कोफिशिएंट था 1, यहाँ पे कितना था 1, लेकिन मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ लिखा है 1, यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ 1/2 है। ये तो रेट लो कहता था कि जरूरी नहीं है कि वही कोफिशिएंट आ जाए जो बैलेंस इक्वेशन की है, और यहाँ पे हमें दिख गया कैसा हो भी रहे। इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकता है कोई बच्चा? जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है H2 plus Br2 give rise to HBr, is there anyone who knows what is the order of this reaction? प्लीज कोशिश करें, आसान क्वेश्चन है, आंसर जरूर दें, पोस्ट करें आंसर, आप सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। ध्यान से ऑर्डर का मतलब था सम ऑफ द पावर, कि जो रिएक्टेंट की पावर आपको मैंने लिख दी है रेट लो में, उन पावर को ऐड करना है। निमरन ध्यान से कैलकुलेशन करके आंसर दो। सिमरनजीत एंड सोहेल यू आर राइट। प्लीज बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, आंसर दें, देने से पता चलता है कि आप कितना ठीक सीख पा रहे हो। यस बिल्कुल सही, आपने कुछ नहीं किया, सम ऑफ द पावर कर दी, और जब इनको प्लस करते हो तो एलसीएम लेके प्लस कर दो, यू विल गेट 3/2। उसका जो आंसर 3/2 या फिर 1.5 बोल दोगे, 3/2 या फिर आप क्या बोल सकते हो 1.5, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही। ये है इसका ऑर्डर, ये है इसका ऑर्डर, ठीक है। अब जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आर, जिसको क्या बोला जाता है आर, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम के लिए कुछ भी हो सकती है, देखो सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी, आवर्स भी, ईयर्स भी, डिकेड भी, कुछ भी हो सकती है। ये तो यूनिट किसकी है, रेट ऑफ रिएक्शन की। ये आपको याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम के लिए कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था रिएक्शन स्लो होगी तो टाइम ईयर्स में भी हो सकता है, मॉडरेट होगी तो आवर्स में भी हो सकता है, बट अगर फास्ट है तो सेकंड्स नैनो सेकंड्स में भी हो सकता है। लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है, कल हमने एक और पढ़ा था रेट कांस्टेंट, जिसको बोला स्मॉल के, उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो फिक्स नहीं है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, वैसे ही रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं है। उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट आपको याद रखनी है, उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। इस सारे की पावर मोल लीटर इनवर्स, इस सारी की पावर क्या होगी 1 - n टाइम इनवर्स। टाइम का मतलब क्या है, टाइम सेकंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, टाइम इनवर्स। और ये n क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये n क्या है, ये n है ऑर्डर। जैसे ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 1/2 भी, 3/2 भी, कुछ हो सकता है, ये ऑर्डर है। बस ऑर्डर अगर 0 हुआ तो n की जगह 0 पुट कर देंगे, ऑर्डर अगर 1 है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, अगर ऑर्डर 2 है तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। ये हमने n में करना है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं और ऑर्डर से कैसे निकालते हैं आगे यूनिट्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड यूनिट्स ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की मतलब उसका ऑर्डर की वैल्यू 1 है, तो उसमें के की यूनिट क्या होगी? प्लीज आप मुझे जरूर आंसर दें कि के की यूनिट क्या होगी अगर ऑर्डर 1 हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सबके। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n भी क्या भर दिया 1 भर दिया, यहाँ क्या लिखा टाइम इनवर्स।
1 माइनस 1 0, और आपको पता है जिसकी पावर 0 हो जाए वो क्या बन जाता है 1, तो इसकी यूनिट रहेगी सिर्फ टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब यह है कि अगर कोई रिएक्शन सेकंड्स में चल रही है तो लिख दोगे आप सेकंड इनवर्स, अगर कोई रिएक्शन मिनट में चल रही है तो आप लिख दोगे मिनट इनवर्स, अगर वो रिएक्शन ईयर्स में है, डिकेड में है, सेंचुरी में है, जो भी उसकी यूनिट बनेगी वो आप लिख दोगे, लेकिन रहेगा कैसे टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स हट गया, मोल लीटर इनवर्स हट गया, यहाँ से सोहेल का, नवदीप का, सिमरजीत सही है, स्नेहा गुड। आपका थोड़ा सा रॉन्ग है निमरन, चेक करो, मोल लीटर इनवर्स हट जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। ठीक है, अब आपके सामने दो चीजें हैं, आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और के की यूनिट कैसे निकालते हो, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि फॉर किस ऑर्डर के लिए, फॉर विच ऑर्डर आर एंड के हैव सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स, कौन से ऑर्डर, लिख के आंसर लिख के बता दो, स्पीकर ऑन करके नहीं, आंसर लिख के बता दो वो कौन सा ऑर्डर होगा जिसके लिए के की और आर की यूनिट सेम हो जाएंगी। फॉर विच ऑर्डर, यू नो ऑर्डर कैन बी अ नंबर, ऑर्डर कैन बी अ फ्रैक्शन, फॉर विच ऑर्डर, दोनों की यूनिट आपके सामने है। आर की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, के की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। बिल्कुल सही सुमनप्रीत, स्नेहा, बाकी भी ट्राई करें, प्लीज अपना आंसर दें, आप सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। यस, अब आप कैसे बता रहे हो, आपने कहा कि के अंदर एन की जगह 0 भर दो, 0 ऑर्डर भर दो, तो 0 भरने का मतलब क्या है कि 1 माइनस 0 1, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रहेगी, तो ये के की यूनिट आ जाती है, और ये हमेशा कौन से ऑर्डर के लिए, फॉर ऑर्डर नंबर 0, 0 ऑर्डर होता है उसी के लिए ये पॉसिबल है। मन में सोचे तो आपके आपकी आंसर ये आंसर होगा, लेकिन लिख भी दिया करें, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और याद रहेगा कि क्या आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद एक टर्म आ रही है, कोशिश कीजिएगा आंसर देने की, आपने अगर पढ़ी है वो टर्म कि व्हाट इज मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी क्या होती है, एक बार टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करें कमेंट में कि क्या हो सकती है मोलिकुलैरिटी। हाँ जी, मोलिकुलैरिटी कंटिन्यू करते हैं। मोलिकुलैरिटी से पहले आपको एक चीज समझना है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। तो आपको केमिकल रिएक्शन मींस द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई नई चीज बन जाती है, वही केमिकल रिएक्शन है। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता कैसे है, जब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म प्रोडक्ट। और इंटरेक्ट करने के लिए वो आपस में करते क्या है, व्हाट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू टू इंटरेक्ट, दे कोलाइड।
वो आपस में स्ट्राइक करते हैं सो दैट उनके जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएं, उनके पुराने जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड्स। नए बॉन्ड तभी बनेंगे जब पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। वो ब्रेक कब होंगे? जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इस इंटरेक्शन को क्या कहा गया है? मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी का एक बेसिक सा मतलब यही है कि कितने रिएक्टेंट के स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि क्या बने? प्रोडक्ट बने। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करेंगे टाइप्स के, वो उसकी मोलिकुलरिटी को डिफाइन करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोलिकुलरिटी बेसिकली हमें यही बताएगी कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रही है ताकि प्रोडक्ट बने। जैसे ऑर्डर निकलता था सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऐसे यहाँ पे क्या निकलती है? वो चीज मोलिकुलरिटी। और एक चीज रखना, मोलिकुलरिटी की जो वैल्यू होती है वो एक नंबर में होती है, 1 2 या 3। अगर किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 है, इसका मतलब ये होगा कि उस रिएक्शन में सिर्फ वन काइंड या वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। अगर किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है, मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स व्हिच आर कोलाइडिंग इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ऐसी मोलिकुलरिटी क्या होती है? ट्राई मोलिकुलर। मतलब 3 टाइप के मोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, एक बायोमोलिकुलर या फिर ट्राइमोलिकुलर। और मोलिकुलरिटी हमें बस मेन क्या बताती है कि कितने टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो मोलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और टूट के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वही मोलिकुलरिटी का मतलब है। तो मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो स्पीशीज मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, एटम्स भी और आयंस भी, जो आपस में क्या करती है? कोलाइड करती है एक साथ। सभी एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं, जिसको एक साथ क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियसली। क्या देने के लिए? टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लाने के लिए जो आपस में करती है उसी को कहा गया मोलिकुलरिटी। दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। जो रिएक्टिंग स्पीशीज है साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करती है, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है, यूनिमोलिकुलर, इट कैन बी बायमोलिकुलर। वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। ट्राइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। अब हमारे पास एक वर्ड होता है सिंपल रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल का मतलब होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक सिंपल या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बोलूंगा, बताना वो डेफिनेशन किसकी हो सकती है, एलिमेंट्री रिएक्शन की या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। जो मैं डेफिनेशन भी बोलने वाला हूँ, द डेफिनेशन है द रिएक्शन विच अक्कर इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड, द रिएक्शन विच अक्कर इन अ सिंगल स्टेप इज कॉल्ड, उसको क्या बोलोगे? द रिएक्शन विच अक्कर इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। बट हमारे पास अगर एक ही स्टेप की रिएक्शन होगी और सिंपल होगी, उसको तो फिर पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन हमने जो पढ़नी है वो पढ़नी है जो रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच अक्कर इन टू और मोर देन टू स्टेप्स। ठीक है, जो रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं? सिंपल रिएक्शन में। सिंपल मतलब एलिमेंट्रीज में। एलिमेंट्रीज मीन स्टेप्स में। जिस रिएक्शन के बहुत सारे स्टेप्स हैं उस रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं स्टेप वाइज। जैसे आपने मैकेनिज्म पढ़ा था, याद करो, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ते हो, लिखे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैकेनिज्म में पढ़ते हो। तो वही चीज यहाँ है कि जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है विच अक्कर इन टू और मोर देन टू स्टेप्स, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उसको जब हम स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं उसको कहा जाता है उसका मैकेनिज्म, उसको कहा जाता है उसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म के अंदर मान लो 3 स्टेप्स हैं, कोई रिएक्शन है उसका अगर हम मैकेनिज्म ले, मान लो किसी भी रिएक्शन का हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म, तो जिस रिएक्शन में देख रहे हैं वो रिएक्शन कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, मीन्स वो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो रही होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, मान लो उस रिएक्शन में जो पहला स्टेप है उसके होने की स्पीड है 10 सेकंड। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट स्टेप होने की स्पीड है 10 सेकंड, उसका सेकंड स्टेप होने की जो स्पीड है वो है 15 मिनट, और उस रिएक्शन का थर्ड स्टेप होने की जो स्पीड है वो है 18 मिनट। तो उस रिएक्शन का क्वेश्चन है मेरा, जो ये रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कोई बता सकता है? उस रिएक्शन की जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी? आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है, थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया है कि एक रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में हो रही है, उसका पहला स्टेप 10 सेकंड में हो रहा है, उसका सेकंड स्टेप 15 मिनट्स में हो रहा है, उसका थर्ड स्टेप 18 मिनट में हो रहा है। तो जो उसकी रिएक्शन है उसकी जो ओवरऑल जो स्पीड होगी रिएक्शन की कितनी चल रही होगी? प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें, सही या गलत। 3 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन आपके सामने, कोई एक चूज कर लीजिए। यस नेहा आपने आंसर दे दिया 18, नवदीप स्लो, और तो ठीक है। आप ये बताइए जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? स्लो होगी, बात सही है, स्लो होगी, लेकिन मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि स्लो है कि मॉडरेट है कि फास्ट है, बस मैं आपसे वैल्यू पूछना चाहता हूँ। यस, बाकी भी ट्राई करें। यस, जो स्नेहा ने लिखा बिल्कुल सही लिखा है कि वाई आंसर इज 18, एक्सीलेंट। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट ट्राई कि आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 18। 18 क्यों होगा? क्योंकि जब तक तीनों स्टेप्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन होएगी नहीं। पहला स्टेप जितनी मर्जी फास्ट हो जाए, जब तक आखिरी स्टेप नहीं होगा वो रिएक्शन कंप्लीट मानी नहीं जाएगी। इसलिए जो सबसे स्लो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर है वो 18 है। इसका रीजन क्या लिखा जाता है कि जो स्टेप, जिस भी रिएक्शन का जो स्टेप सबसे स्लो होता है वही स्टेप डिसाइड करता है उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। इसलिए बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिंग स्टेप। ये स्टेप क्या बन जाता है? रेट डिटर्मिंग स्टेप, क्योंकि सबसे स्लो है और इसके हुए बिना रिएक्शन होनी भी नहीं है, इसलिए इसी स्टेप को कहा जाएगा रेट डिटर्मिंग स्टेप, जो सबसे स्लो। तो आज आपको रेट लॉ के बारे में पता चला। रेट लॉ क्या है? उससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी एंड सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।